नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 12 दिन से चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से 35 मिनट तक पीएम मोदी ने की बातचीत। यूक्रेन की स्थिति पर की चर्चा, तो वहीं पुतिन को भी लगाया फोन। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को बड़ा झटका। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए नवाब मलिक, ईडी ने नहीं मांगी आगे की कस्टडी। बीएमसी का नारायण राणे पर एक्शन, बंगले पर चल सकता है बीएमसी का बुलडोजर, तो वहीं फडणवीस की गाड़ी पर फेंके गए जूते चप्पल। बीजेपी एनसीपी कार्यकर्ता आमने सामने। बजरंग दल कार्यकर्ता हत्याकांड मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ लगी यूएपीए, उठी एनआईए जांच की मांग। पुलिस को है बड़ी साजिश किए जाने का शक। रूस के साथ दोस्ती निभाने के चक्कर में यूरोपीय देशों ने पाक को लगाई लताड़, चारों तरफ से घिरे इमरान खान। सबसे पहले बात पीएम मोदी की रूस और यूक्रेन से हुई बातचीत पर। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 12वां दिन है। रूस लगातार अपना हमला यूक्रेन पर तेज करता जा रहा है। अब तक यूक्रेन के कई शहर हमले में पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, साथ ही सैकड़ों की जान जा चुकी है। इसी बीच पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में चल रहे हालातों को लेकर राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की। दोनों के बीच करीब 35 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। पीएम ने जेलेंस्की से यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की, साथ ही भारतीयों को बाहर निकालने के लिए यूक्रेन का सहयोग मांगा। साथ ही पीएम ने पुतिन से भी बातचीत की। यूक्रेन संकट पर ये दोनों के बीच दूसरी बातचीत है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से 50 मिनट तक लंबी बातचीत की है और कहा है कि वो जेलेंस्की के साथ सीधे बातचीत करें और युद्ध को खत्म करें। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है, क्या लगता है पुतिन ये सुझाव मानेंगे? ये अपने आप में इतनी गर्व की बात है कि एक इंटरनेशनल क्राइसिस हो रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी दोनों ही साइड से लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। एक से 35 मिनट, एक से 50 मिनट। ये कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं। सवाल ये है कि इतने वक्त में उन्होंने क्या बातचीत की, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो जो सबसे पहला कंसर्न जो हिंदुस्तान का है वो ये है कि जितने भी हिंदुस्तानी वहाँ फंसे हुए हैं और कुछ तो वॉर जोन के अंदर हैं जी, उनको वापस सही सलामत हिंदुस्तान लेकर के आना। तो 15,500 के आसपास जो इंडियंस हैं वो ऑलरेडी वापस आ चुके हैं। कुछ और 2-3 हज़ार वहाँ पे बचे हुए हैं, उनको लाना है। तो क्या उस दौरान उनको जो अंदर की सिटी से बॉर्डर तक लाने के दौरान क्या सीज फायर का कोई अरेंजमेंट हो सकता है? इस पर पहले भी बातचीत हुई है। रूस ने इंडियंस के लिए कुछ जगह भी बनाई, दी भी, और जो अब तक का एक्सपीरियंस रहा है कि इंडियन फ्लैग को देखते ही रशियंस जो हैं उन्हें आगे जाने देते हैं, जो दूसरे मुल्कों के साथ इतनी रियायत नहीं हो रही है। तो ये तो मसला इंडियंस का था। लेकिन दूसरा, क्योंकि बात लंबी है तो इसका मतलब ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी बीच में एक मध्यस्थता का रोल भी कर रहे हैं जी। यूरोपियन कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उनके ऊपर पुतिन का कोई भरोसा नहीं है। और यूक्रेन पहले ही हिंदुस्तान से ये आग्रह कर चुका है। उसके हाई कमिश्नर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये गुहार लगाई थी कि प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते पुतिन के साथ अच्छे हैं, इसलिए वो पुतिन को समझाएं जी। लेकिन आपने पूछा क्या इसमें कोई रिजल्ट आ सकता है या नहीं आ सकता है? देखिए, दो स्ट्रेटजी है। यूक्रेन क्या करना चाह रहा है और यूक्रेन क्या कर रहा है। यूक्रेन की जो स्ट्रेटजी है वो ये स्ट्रेटजी है कि वो इसे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट करवा दे जी। लोग, जो आम जनता है, जो सिविलियंस हैं, उनको वो रोक रहा है। एक प्रपोजल दिया गया रूस की तरफ से कि हम एक कॉरिडोर बनाते हैं जिसके जरिए जो सिविलियंस हैं वो इलाकों को छोड़ के वो जा सके, उसके ऊपर कोई गोलीबारी नहीं होगी, हम बाकायदा एक सेफ पैसेज देंगे जी। यूक्रेन ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? वो इसलिए मना कर दिया कि
ऐसे में तो कोलाहल मच जाएगा, सारे लोग वॉर जोन से छोड़ के भाग जाएंगे। जी। यूक्रेन लगातार अपने सिविलियंस को कह रहा है कि टैंक के सामने खड़े हो जाओ, ताकि ह्यूमन जो सिविलियन कैजुअलिटी हो, और जितना सिविलियन कैजुअलिटी होगा नाटो के ऊपर, यूरोप के ऊपर, ईयू के ऊपर उतना दबाव होगा कि आप डायरेक्टली इस वॉर में इंटरवीन करें। तो एक स्ट्रेटजी यूक्रेन की भी है, और दूसरी तरफ पुतिन जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारी 5 मांगे हैं, विदाउट इफ एंड बट, उन मांगों को माने और हम अपने सेनाओं को वापस लेकर के आ जाएंगे। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि यूक्रेन के ऊपर हम कब्जा करें। तो ये 2 चीज़ें हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी कितना कन्विंस कर पाएंगे ये आगे आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन ये हर हिंदुस्तानी के लिए फ़ख्र की बात है कि इंडिया का जो इंटरनेशनल स्ट्रेचर है वो इतना ऊंचा जा चुका है कि हम इस तरह के क्राइसिस में एक रोल निभा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच लगातार घमासान जारी है, तो वहीं महाराष्ट्र में भी घमासान अब बढ़ गया है। नवाब मलिक को और अघाड़ी को तगड़ा झटका लगा है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के परिवार से जमीन खरीदने के मामले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें ईडी की कस्टडी से मुंबई की आर्थर रोड जेल में शिफ्ट किया गया है। महाराष्ट्र के मंत्री उस जेल में रहेंगे जिसमें पहले से कई खूंखार अपराधी कैद हैं। 23 फरवरी को गिरफ्तार मलिक की ईडी कस्टडी को 7 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया था। आज उसकी सुनवाई हुई और मलिक की आगे की कस्टडी को लेकर तकरीबन 20 मिनट तक बहस हुई, जिसके बाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी। साथ ही ईडी ने भी नवाब की आगे की कस्टडी नहीं मांगी। डॉक्टर साहब, नवाब मलिक और अनिल देशमुख एक ही जेल में पहुंच गए हैं मेहमान नवाजी करने, लेकिन अघाड़ी की मुश्किलें कितनी बढ़ गई? ये देखिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो गया है। वो इसलिए अब उद्धव ठाकरे या शरद पवार किस मुंह से ये कहेंगे कि भाई इस मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते? आपका एक मंत्री जेल के अंदर में है, जेल से वो मंत्रालय चलाएगा, जेल से वो फाइलें साइन करेगा, या फिर महाराष्ट्र में कोई काम ही नहीं है किसी मंत्री का? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि एक हिंदू मंत्री को जेल भेजा जाता है, उससे तो इस्तीफा ले लेते हैं आप। मुस्लिम मंत्री जा रहा है तो आप इस्तीफा लेने की हिम्मत नहीं है आप में, आप उसको डिफेंड करने के लिए खड़े हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक, जब तक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक पता नहीं वहाँ पे हाई कोर्ट में क्या हो रहा है। हाई कोर्ट में उन्होंने एक हेबियस कॉर्पस रिट पिटिशन डाला है नवाब मलिक ने, जिसमें ये प्ली है कि उनको ज़बरदस्ती इलीगल तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, केस को ख़त्म किया जाए। अब उसका फैसला अगर नवाब मलिक के खिलाफ आता है तो इसका मतलब क्या है कि एक तो पीएमएलए कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही इस बात से प्राइमा फेसी एग्री कर रहे हैं कि नवाब मलिक के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही हैं, और बाकी सबूतों के साथ उसको साबित करने की जिम्मेदारी ईडी के ऊपर होगी। बहुत बड़ी मुसीबत में अघाड़ी सरकार आ गई है। इस्तीफा होगा तो सरकार जाएगी, इस्तीफा नहीं होगा तो इज्जत जाएगी। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ नवाब मलिक पर कार्रवाई हो रही है तो दूसरी तरफ बीएमसी ने नारायण राणे पर एक्शन ले लिया है। नारायण राणे और नीतीश राणे के ऊपर मालवानी पुलिस स्टेशन में दिशा सालियान की बदनामी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीएमसी जुहू में उनके अधीश बंगले पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है। दरअसल बीएमसी ने उनके बंगले में कई जगह पर अवैध निर्माण पाया है, इसीलिए उन्हें 7 दिन के अंदर जवाब देने के लिए नोटिस भेजा गया है। यदि राणे के जवाब से बीएमसी संतुष्ट नहीं होती है तो फिर बंगले पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। यही नहीं, ये लड़ाई इस हद तक बढ़ गई है कि फडणवीस की कार के ऊपर जूते चप्पल तक फेंके गए। ये वाकया तब का है जब फडणवीस पिंपरी चिंचवड के दौरे पर थे। डॉक्टर साहब, ये महाविकास अघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में सरकार कर क्या रही है? कहीं बुलडोजर चला रही है, कहीं जूते चप्पल फेंक रही है। तो अब तक क्या कर रही थी? आपने देखा नहीं किस तरीके से ट्वीट के ऊपर कंगना रनौत के घर पे बुलडोजर चला दिया गया। कोर्ट में किरकिरी हुई, जज साहब से डांट पड़ी बीएमसी के अधिकारियों को, और जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई बीएमसी से उगाया गया। अब ये समझिए,
आपके इलीगल कामों का खामियाजा मुंबई के लोग अपने टैक्स से पे कर रहे हैं। अब ये तो लड़ाई है, ईगो की लड़ाई है। आपने दिशा सालियान के पुराने केस को निकाला और एफआईआर दर्ज कराया ताकि आप गिरफ्तार कर सकें, लेकिन कोर्ट ने बेल दे दिया। इसके पहले एक और पुणे में नारायण राणे की बदजुबानी हुई थी, उसमें भी केस डाला गया, एफआईआर किया गया, गिरफ्तार किया गया, कोर्ट से बेल मिल गया, छूट गए। तो एक तरफ वो बार बार बचते चले जा रहे हैं, तो इस बार इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन तो हर बंगले में होता है, लेकिन अब चुना गया है ताकि उसको 7 दिन को में अगर वो जवाब नहीं देंगे तो बुलडोजर चलाया जाएगा और संजय राउत लिख देंगे फिर से अपने अखबार में, उखाड़ दिया। यही होगा जी। जिस तरीके से राजनीति महाराष्ट्र में जा रही है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसका सबसे ज्यादा खामियाजा शिवसेना को उठाना पड़ेगा। आप देवेंद्र फडणवीस की गाड़ियों पे जूते चप्पल भिजवा रहे हो, इससे देवेंद्र फडणवीस की इज्जत नहीं जाती, इससे देवेंद्र फडणवीस की साखत नहीं होती, इससे जनता के बीच में एक ही मैसेज जाता है कि देवेंद्र फडणवीस आज शरद पवार, उद्धव ठाकरे से बड़े लीडर हो गए हैं और उस वजह से आप राजनीतिक तौर पे उनको आप टैकल नहीं कर पा रहे हो, तो ये जूते चप्पल चलाने का काम कर रहे हो। एक तो नवाब मलिक, उसका इस्तीफा, दूसरी तरफ ओबीसी का प्रॉब्लम, ओबीसी के रिजर्वेशन में जो जिस तरह से लुंज पुंज तरीके से इन लोगों ने कानून पास किया, वो मराठा रिजर्वेशन, और इन सब के ऊपर बीएमसी का चुनाव जो अगले 2 महीने के अंदर में होगा जी। चारों तरफ से अघाड़ी सरकार घिरी हुई है, बहुत बड़ी मुसीबत में है। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह महाराष्ट्र में कार्रवाई का सिलसिला जारी है, ठीक वैसे ही कर्नाटक में बजरंग दल हत्याकांड में पुलिस बड़ी कार्रवाई कर रही है। कर्नाटक में उठे हिजाब मुद्दे के चलते बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या की गई थी। इसी मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 यूएपीए लगाई है। हर्ष की 20 फरवरी को राज्य के शिवमोगा इलाके में हत्या हो गई थी। शिवमोगा विधायक और मंत्री केएस ईश्वरप्पा और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने एनआईए जांच की मांग की है। साथ ही गिरफ्तार किए गए लोगों की राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से सांठगांठ की पड़ताल की जा रही है, क्योंकि पुलिस को शक है कि इसके पीछे किसी बड़ी साजिश का हाथ है। डॉक्टर साहब, क्या किसी बड़ी साजिश के तहत ये काम किया गया है? पुलिस का शक सही होता दिख रहा है। देखिए, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु कोई पहली बार नहीं है कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को मारा गया हो, और कहीं न कहीं इन सब चीज़ के पीछे जो इस्लामिक कट्टरवाद को, जो समाज में जहर घोलने का काम पीएफआई कर रही है, उसका हाथ है। ये पूरा हिजाब का जो मसला खड़ा ही हुआ, क्यों हुआ? ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक विंग है, उसके वजह से हुआ है। और अब हत्याएं भी हो रही हैं। अब जब हत्या हुई है तो 10 लोगों को पकड़ा गया। कई सारे जो दिल्ली में बैठे हुए ये जो दलाल पत्रकारों का जत्था है, वो अलग अलग कहानियां बता रहे थे। जी। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ यूएपीए लगाया। आज के ज़माने में सीसीटीवी हर जगह लगा रहता है और डिजिटल फुटप्रिंट सारे वो मौजूद होते हैं, बच पाना बड़ा मुश्किल होता है। और इसलिए पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ यूएपीए तो आपने लगाया ही लगाया, साथ ही साथ ये भी बयान दिया कि एक बहुत बड़ी साजिश का ये नतीजा है। बड़ी साजिश, ये जितने लोग पकड़े गए हैं, तो कोई पंचर वाला है, तो कोई पेंट करने वाला है, तो कोई राजमिस्त्री का काम करने वाला है। तो बड़ी साजिश तो बड़े बड़े लोग करते हैं, ये पंचर बनाने वाला तो करेगा नहीं, ये किसी गैराज में काम करने वाला तो करेगा नहीं।
बड़ी साजिश के पीछे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, और मेरी नज़र में ये पीएफआई के अलावा कोई नहीं हो सकता, और इसकी जांच होगी तो उसका खुलासा भी होगा। जी डॉक्टर साहब, तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बुरी तरह से फंस गए हैं। पिछले हफ्ते पाकिस्तान स्थित पश्चिमी देशों के दूतावास ने यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाया और पत्र लिखकर कहा कि रूस के खिलाफ बोलें। ऐसा न करने पर यूरोपीय देशों ने लताड़ लगाई, जिसका जवाब इमरान खान ने यह कहकर दिया कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। दरअसल पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई वोटिंग से खुद को अलग रखा था। पाकिस्तान की तरह भारत, चीन जैसे देश भी वोटिंग में शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद यूरोपीय देशों ने पाकिस्तान को घेर लिया। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तो चारों तरफ से गिर गया है, यूरोपीय देश भी चढ़ गए हैं, क्या कदम होगा इमरान खान का? इमरान खान रो रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, लेकिन ये तो सिर्फ आधी बात, पूरी बात उन्होंने जो पूरा जो स्टेटमेंट दिया, सारा कुछ किया। उन्होंने कहा कि भाई हमें क्यों पूछते हो, हमने वोट नहीं दिया तो कौन सा जुल्म हमने कर दिया, हम किसी को गुलाम थोड़ी हैं। इंडिया वाले ने भी किया था, और इंडिया वाले को आपने प्रधानमंत्री मोदी को इस तरह की चिट्ठी लिखी जो हमें चिट्ठी लिख रहे हो, हमें डांट क्यों रहे हो? इमरान खान की दिक्कत क्या है, वो प्रधानमंत्री मोदी की तरह उसके कॉपी कैट बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान में सफाई अभियान शुरू किया, उन्होंने भी शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी सड़क की सफाई करते हुए झाड़ू के साथ नजर आए, तो ये तो झाड़ू चला भी रहे थे। इमरान खान ने एक स्कूल में जाकर के झाड़ू चलाना चालू कर दिया, वहाँ की मीडिया पीछे पड़ गई, भाई ऑलरेडी जो साफ़ सुथरा जो ग्राउंड है वहाँ सिर्फ झाड़ू हिलाने से आप फोटो खींचने के लिए काम कर रहे हो। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री मोदी की नकल इंटरनेशनल फोरम्स में जाके करने शुरू कर दोगे, इनको मालूम नहीं कि पुतिन ने इमरान खान का पप्पू बनाया है, मैंने उसको बिठा करके आपने हमला कर दिया, वहीं से भाग लेना था इसको वहां से। अब यूरोप वाले पीछे पड़े हुए हैं, अमेरिका वालों ने कुछ इनके सरकारी बैंक के ऊपर जुर्माना कर दिया, हालत खराब पड़ी हुई है। ये गए थे वहां, आपने कल बताया था कि गेहूं मांगने गए थे और लात खा के आ गए। अब चारों तरफ से जो है चांटा पड़ रहा है। वो आपने एक फिल्म देखी होगी मिस्टर इंडिया, जिसमें अनिल कपूर जो हीरो होता है वो बटन दबाता है, गजट वो गायब हो जाता है, और सारे विलन्स को जो है वो चांटा मारता है, तो लोगों को पता नहीं चलता भाई कहाँ से चांटे खा रहा है। पाकिस्तान की हालत बस उसी जैसी हो गई है। ये हिंदुस्तान की बराबरी करने के चक्कर में अपनी साख खत्म कर बैठा है, साथ ही साथ पाकिस्तान को गर्त में ले गया है। ये पूरी दुनिया में अगर कहीं जीता जागता जिसको आंख से देखा जा सकता है, वैसा कोई जहन्नुम अगर दुनिया में कहीं है तो वो पाकिस्तान है। मोदी के कद से कद मिलाने की जो चाहत है इमरान की, लगता है उसमें अभी वक्त लगेगा, वो बहुत पूरी वक्त नहीं हुई। लगेगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।